Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Koshik again here with another video with KVS PGT Biology previous year practice questions and this is part third of my video. So let's begin with me. इससे पहले के क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड वॉच माई वीडियोज़. इफ़ यू डू लाइक देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी. थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन माई वीडियो. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैल्विन साइकिल. मीन्स ये बताना है कि जो कैल्विन साइकिल है वो कौन से प्लांट्स में इनमें से होती है. C4 में, कैम में, C3C4 कैम में या फिर C3C4 ओनली या C3 और कैम में. जो हमारी कैल्विन साइकिल होती है वो बेसिकली जितने भी टाइप के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उन सब में होती है. अगर मैं यहाँ पे C3 की बात करूँ तो ये वो प्लांट होते हैं जो कैपेबिलिटी नहीं रखते कोऑपरेट करने के लिए या कॉम्बैक्ट करने के लिए, डील करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन को. C4 होते हैं जो मिनिमाइज कर सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन को. और कैम होते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म. दैट इज ये हमारे डेजर्ट में पाने वाले कैक्टस वगैरह प्लांट होते हैं जो डे और नाइट के बीच में बैलेंस करके अपनी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डील कर सकते हैं. फिर अगर मैं कैल्विन साइकिल की बात करूँ तो ये 3 स्टेप की साइकिल है. इसमें क्या होता है, एक होता है कार्बोक्सिलेशन होता है इसमें. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ. रिडक्शन होता है और एक होता है रीजनरेशन. ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है. सबसे पहले हमें प्रोडक्ट मिलता है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसको दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल दिए जाते हैं. ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेशन करता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है इसकी कार्बोक्सिलेशन में. वो होता है हमारा RUBP कार्बोक्सिलेज. और इस एंजाइम की ऑक्सीजनेशन कैपेबिलिटी भी है, तो हम इसको राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं, जिसको बोलता है RU-BIS-CO. ठीक है, तो ये क्या करता है, फिर जनरेट करता है ये 2 स्टेप्स के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट को. ठीक, 3-फॉस्फोग्लिसरेट को जनरेट करता है. तो यहाँ पे आती है जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आगे जो स्टेप आता है वो होता है रिडक्शन का. तो रिडक्शन के लिए यहाँ पे 2 ATP मोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस करने के लिए, और 2 NADPH चाहिए होते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड मोलिक्यूल्स. अब यहाँ पे जो रिडक्शन वाला जो स्टेप होता है उसमें बेसिकली ग्लूकोज फॉर्म होता है, हमारा स्टार्च सुक्रोज फॉर्म होता है. ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है. तो 6 कार्बन चाहिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज होगी. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NADPH मोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो 6 के लिए 12 NADPH चाहिए. डेट इज कि एक ग्लूकोज मोलिक्यूल अगर फॉर्म करना है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगी और हमारे 12 NADPH यूज होंगे. ठीक है, और हमारी 2 ATP मोलिक्यूल्स फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज हो रही है, तो एज पर कार्बन डाइऑक्साइड वो भी हमारी इंक्रीज होते जाएंगे. तो ये होता है हमारा रिडक्शन में. तो हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है. मीन्स बेसिकली ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाती है. फिर इसके बाद की जो प्रोसेस आती है रीजनरेशन की प्रोसेस आती है, जिसमें यहाँ पे कार्बन दोबारा से ATP की रिक्वायरमेंट होती है रीजनरेट करने के लिए राइबुलोज बेस फॉस्फेट को. ठीक है, फिर दोबारा से वो साइकिल चलती रहती है. तो ये कैल्विन साइकिल होती है. तो यहाँ पे हमें पता है कि वो क्रेसुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म कैम प्लांट्स में भी होती है, C3 में और C4 में भी होती है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकेंड. क्वेश्चन के साथ साथ जो हमारी नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें दिया गया है एसर्जन और रीजन वाला. इसमें बोला गया है ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन कैपिलरीज. कैपिलरीज में जो ब्लड हेमोग्लोबिन से बाउंड हो जाती है ऑक्सीजन, ये जो कैपिलरीज हैं उसमें जो HB प्रेजेंट होता है उससे ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है. ठीक है, अराउंड दी एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई के अराउंड है, हमें पता है ये कहाँ पे होती है, हमारे लंग्स में होती हैं. ठीक है, एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट द टिश्यू. और जैसे टिश्यू पे पहुंचती है तो जो ये हेमोग्लोबिन है इससे ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाती है. तो इसके लिए जो रीज़न दिया है वो दिया है कि फैक्टर्स फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डेट इज HbO2 आर हाई कब होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा. लो पार्शियल प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और लेस हाइड्रोजन आयंस होंगे, बाइकार्बोनेट कम होंगे, एंड लोअर टेम्परेचर होगा. वेर इज इन टिश्यू लो हमारी जो टिश्यू में ये डिसोशिएट क्यों हो जाती है, टिश्यू में इसलिए डिसोशिएट हो जाती है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है टिश्यू के अंदर
ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, तो वो टिश्यू तक जाते जाते हमारी कम होती चली जाती है। और हाई वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा होंगे, बाइकार्बोनेट ज़्यादा होंगे तो एच पॉजिटिव ज़्यादा होगा, एच पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, और जिसकी वजह से डिसोशिएट हो जाती है ऑक्सीजन ऑक्सीहेमोग्लोबिन से। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दी है, असर्जन भी और रीजन भी। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, both A and R are true and R is the right explanation of A। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल इज, तो वो 24 आवर्स होती है। तो ये डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग टाइम होता है, 8 आवर्स होते हैं, किसी के 2 आवर्स होते हैं। जो माइटोसिस वाली स्टेट होती है वो सबसे फास्ट होती है हमारी, और जो हमारी गैप फेज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट टाइम जो माना गया है वो 24 आवर का माना गया एक साइकिल को कंप्लीट करने का। द सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू डेट आर नॉट ऑब्जर्व इन ओल्ड ट्रंक ऑफ ए डाइकोट ट्री। तो डाइकोट ट्री के ओल्ड ट्रंक को डिस्कस करने से पहले हमें यंग ट्रंक को डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई यंग ट्रंक में क्या होता है, और ओल्ड ट्रंक जो होता है डाइकोट का उसमें कैम्बियम बनता है। तो वस्कुलर जो यहाँ पे बंडल बनते हैं कैम्बियम, वो कैसे बनते हैं, तो उसको हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रंक की बात चल रही है, मतलब कि स्टेम की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइकोट का जो स्टेम है वो कैसे फॉर्म होता है। तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, टीएस देखें किसी भी यंग डाइकोट प्लांट का और उसकी स्टेम का, तो वो क्या शो करता है, एपिडर्मिस शो करता है। मतलब एपिडर्मिस उसकी सबसे आउटर लेयर होगी, क्या होगी, सबसे आउटर लेयर होगी उसकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस उसकी सबसे आउटर लेयर होगी, जो किसके थ्रू कवर कर रखी होगी, क्यूटिकल्स के थ्रू, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होंगे उस पर, एंड कुछ स्टोमेटा, फ्यू स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और जो सेल्स हैं वो अरेंज होंगी मल्टीपल लेयर्स में, एपिडर्मिस के बीच में और किसके बीच में, पेरीसाइकिल के बीच में। ठीक है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉर्टेक्स। तो इन दोनों के बीच में मल्टीपल लेयर्स होंगी सेल्स की। ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। इसमें 3 जोन होते हैं जब हम स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं। 3 जोन होते हैं। एक आउटर जोन होता है, आउटर जोन जिसको बोला जाता है हाइपोडर्मिस। क्या बोला जाता है, हाइपोडर्मिस बोला जाता है। इसमें कोलन काइमेटस सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं इसमें, इसमें होती हैं कोलन काइमेटस सेल्स। और ये जो सेल्स हैं ये जस्ट एपिडर्मिस के बिलो प्रेजेंट होती हैं, जस्ट बिलो। और ये है, इसका जो फंक्शन क्या होता है, कोलन काइमेटस सेल्स का, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है यंग स्टेम को। फिर हाइपोडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है हमारी राउंडेड थिन वाल्ड पेरेनकाइमेटस सेल, पेरेनकाइमा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडम। क्या होती है, एंडोडम होती है इनर मोस्ट लेयर, जिसमें स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको स्टार्च सीथ भी बोला जाता है। और जो है मैं यहाँ पे पेरिसाइकिल की बात कर रही हूँ, ये इनर साइड में प्रेजेंट होती है, इस एंडोडर्मिस की इनर साइड में। और फ्लोएम जो हमारा टिश्यू होता है, फ्लोएम उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो फ्लोएम के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं ये कौन, ये पेरिसाइकिल कैसे होती है, जैसे ऐसे होता है कि पहले तो हमारी एंडोडम होगी, एंडोडम के नीचे हमारी पेरिसाइकिल होगी, है ना। और जब ये पेरिसाइकिल होंगी तो ये पैचेस की फॉर्म में होंगी। पैचेस किसके, पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। और वस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। पेरिसाइकिल के नीचे, सबसे नीचे जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारे वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये यही हमारा करेक्टरिस्टिक होता है डाइकोट स्टेम्स का, क्या, वस्कुलर बंडल। जो बंडल होता है वो ओपन होता है और उसमें प्रोटोजाइलम ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, पेरेन्काइमल सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, वो भी स्टेम के जो सेंट्रल पार्ट है उसको ऑक्यूपाई करती है, और उसमें बहुत बड़े बड़े पित्त प्रेजेंट होते हैं। मतलब बीच में ऐसे हमें दिखेगा, सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट होंगे, फिर हमारा हमारा क्या प्रेजेंट होगा, उसके बाद
हमारा हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद हमारी एंडोडर्मिस प्रेजेंट होगी, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद हमारी क्या प्रेजेंट होंगी, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, और बीच में जो स्पेस है इसको मेडुलरी रेस बोल देंगे, और बीच में खाली पड़ा होगा स्पेस उसको बोलेंगे पित्त। ठीक है, और ये पित्त किसका है, ये प्रेजेंट है पेरेन्काइमेटस सेल्स में, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं इस पित्त को। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है डाइकोट का वो होता है वस्कुलर बंडल। ठीक है, जो कैम्बियम फॉर्म करता है, जो एज बताता है प्लांट की। अब उसको समझते हैं। जो डाइकोट प्लांट होते हैं वो गर्थ में इंक्रीज करते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है प्लांट। और सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू डाइकोट प्लांट्स के इन्वॉल्व होते हैं वो टिश्यू होते हैं लेटरल मेरिस्टम, टू लेटरल मेरिस्टम, जिसमें हमारा आता है वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वस्कुलर कैम्बियम की, तो जो मेरिस्टमेटिक लेयर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है वस्कुलर टिश्यू को कट करने के लिए, उसको बोला जाता है, वस्कुलर टिश्यूज को कट करने के लिए मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम को, जाइलम को एंड फ्लोएम को कट करने के लिए, फ्लोएम को कट करने के लिए उसको बोला जाता है वस्कुलर कैम्बियम। तो अगर यंग प्लांट्स में हम बात करें वस्कुलर कैम्बियम की, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, पैचेस में प्रेजेंट होता है, सिंगल लेयर्स के पैच बने होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है, तो वो जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ कर जाता है, तब ये वस्कुलर बंडल क्या फॉर्म कर देते हैं, कंप्लीट रिंग फॉर्म कर देते हैं। तो कैसे फॉर्म होती है ये कैम्बियम रिंग, ये जो कैम्बियम रिंग होती है डाइकोट स्टेम में, तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में, और उन सेल्स को जो हमारा फाइनल नहीं फॉर्म करती वस्कुलर कैम्बियम, तब तक उनको बोला जाता है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। और जो सेल्स इन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स को इनके साइड में लाई होंगी, एडजेसेंटली लाई कर रही होंगी, वो क्या फॉर्म कर देती है, हमारे मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को फॉर्म कर देती हैं। ठीक है, और इंटरफेसिकुलर, ये तो इंट्रा है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को फॉर्म कर देती है, इसलिए जो कॉन्टिन्यूस रिंग होती है कैम्बियम की वो क्रिएट हो पाती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे स्टेम अपनी गर्थ में इंक्रीज होता जाता है वस्कुलर कैम्बियम की वजह से, तो जो आउटर कोटिकल है, हमने अभी बात की ना आउटर कोटिकल प्रेजेंट होता है यंग स्टेम में, तो आउटर कोटिकल और जो आउटर लेयर थी एपिडर्मिस की, वो दोनों ही क्या हो जाती हैं, ब्रोक हो जाती हैं, और उनको रिप्लेस किया जाता है नई प्रोटेक्टिव लेयर्स के थ्रू। तो वहाँ पे एक अनदर मेरिस्टमेटिक टिश्यू आता है जिसको बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम। क्या बोला जाता है, कॉर्क कैम्बियम, और इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेलोजन। ये कोर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है, किसमें डेवलप होता है, कोर्टेक्स रीजन में। जो फेलोजन होता है वो कुछ लेयर की थिकनिक रखता है, मतलब उसमें कई लेयर्स होती हैं, वो थिक होता है, नैरो होता है, और रेक्टेंगुलर सेल्स का बना होता है। और ये दोनों साइड की जो सेल्स, ये कोर्टेक्स में लाई करता है, तो ये आउटर लेयर की सेल्स और इनर लेयर की सेल्स को कट करता है। जो आउटर सेल्स होती हैं वो कट होने के बाद डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कोर्क में, किसमें, कोर्क में और फैलम में, फैलम में। ठीक है, और जो इनर सेल्स हैं वो सेकेंडरी कोर्टेक्स में एंड इसमें फेलोडम में टूट जाती हैं। और ये जो कोर्क होता है ये इम्परवियस होता है वाटर की, क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सबरीन प्रेजेंट होता है, इसकी सेल वॉल में सबरीन का डिपोजिशन हो जाता है। और जो सेल्स होती हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स की, वो होती हैं पेरेन्काइमेटस सेल्स। सेकेंडरी कोर्टेक्स की सेल्स कौन सी होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स, क्योंकि हमने बात करी यंग में तो स्क्लेरेन्काइमा भी था और कोलेरेन्काइमा भी था, पर इसमें सेकेंडरी कोर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स आ जाती हैं। और क्या आ जाता है इसमें, इसमें आ जाता है फेलोजन, फैलम, फैलम, फेलोडम, फेलोडम, जिस इन तीनों को मिला दें हम तो क्या बन जाता है, पेरीडम बन जाता है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम, जो प्रेशर है जो रिमेनिंग लेयर्स में, पेरिफेरल रिमेनिंग लेयर्स किस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रिमेनिंग लेयर्स ये पेरिफेरली प्रेजेंट होती हैं, पेरीफ्री में प्रेजेंट होती हैं, किसकी, फेलोजन की, और ये लेयर्स डाई हो जाती हैं और गिर जाती हैं। तो जो बार है वो टिश्यू होता है, और वो टिश्यू वस्कुलर कैम्बियम के एक्सटीरियर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है बार्क। देयरफॉर जो सेकेंडरी फोलम है हम उसको वो बोलेंगे, मतलब कि जो बार्क है उसमें कौन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम।
बार्क इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, वो अर्ली हो जाती है, सॉफ्ट बार होती है, जो बाद में फॉर्म होती है लेट और हार्ड हो जाती है। तो हमें पता है कि जो ओल्ड ट्रंक होगी वो बेसिकली बार्क होती है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें स्टोमेटा होता है, नहीं होता भाई। इसमें स्क्लेरेन्काइमा फेलम होती है, नहीं होती। इसमें बार्क होती है, कोर्क कैम्बियम होता है, सेकेंडरी जाइलम होती है, ठीक है। इसमें वस्कुलर कैम्बियम होता है, कर्क कैम्बियम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है, सेकेंडरी जाइलम नहीं होता, सॉरी, सेकेंडरी जाइलम नहीं होता, सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग म्योटिक सेल डिवीजन। तो क्या होगा, वेरी हाई टेम्परेचर नहीं, एंटागोनिस्टिक नेचर ऑफ सेल्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। जिसने म्यूसिस पढ़ा होगा वो इजली आंसर कर सकता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होंगे तभी तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज होगा, सिनेप्सिस फॉर्म होगा, तभी हमारा कियाजमेटा फॉर्म होगा, क्रॉसिंग ओवर हो पाएगी। फिर आगे बोला गया है, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग रेट ऑफ, जो बीओडी होती है वो होती है हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसकी जो यहाँ पे पूछा गया है कि इसको कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है, तो इसको एस्टिमेट किया जा सकता है तो इसको फ्लोक्स को मेज़र करके कि कितना मास है किसका, बैक्टीरिया का, जो फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड जो बैक्टीरिया है उनका कितना मास है, और वो कितना यहाँ पे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जो फ्लोक्स होते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, जो फ्लोक्स होते हैं वो फ्लोक्स होते हैं बैक्टीरिया जिसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है, प्राइमरी स्लज जो फॉर्म हो जाती है, तो उसके बाद जब उस इफ्लुएंट जो सुपरनेटेंट इफ्लुएंट फॉर्म हो जाता है तो उसको प्राइमरी टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसको लार्ज एरेशन टैंक में पास किया जाता है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करते हैं, जहाँ पे ये मैकेनिकली और एयर पंप की हेल्प से कॉन्स्टेंटली इसको मिलाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब एयर एरेटेड टैंक में इनको डाला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है उनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, विग्रस ग्रोथ होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं फ्लोक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब ये बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो जाएंगे तो वो ज़्यादा पार्ट कंज्यूम कर लेंगे, किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक वेस्ट का ज़्यादा पार्ट वो क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बीओडी होती है उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट है, बीओडी टेस्ट, मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर, एंड थस हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि जो बीओडी है वो मेजर है ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंट इन द वाटर, ऑर्गेनिक मैटर का भी कह सकते हैं और अपटेक का भी कह सकते हैं, जो अपटेक ऑक्सीजन की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 94th जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है, मैच द इंसेक्ट रेजिस्टेंस मोर्फोलॉजिकल करेक्टर फाउंड इन प्लांट, मतलब प्लांट्स में कौन से ऐसे मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो अगर मैं पहले बात करूँ हेयरी लीव्स की, तो हेयरी लीव्स प्रोटेक्ट करते हैं जैसिड से प्रोटेक्ट करते हैं किसमें, कॉटन प्लांट में, तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड, और जो हमारा हाई लेवल होता है एस्पार्टिक एसिड का वो रेसिस्ट करता है स्टेम बोरर से, ठीक है, स्टेम बोरर, ये हमारे मेज में मिलते हैं। और स्मूथ जो लीव्स होते हैं वो हमारे बाल बूम से हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेम किससे प्रोटेक्ट करता है, स्टेम सोफ्लाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए का हमारा सेकंड हो गया है, और सॉलिड स्टेम का हमारा मतलब बी का हमारा फोर्थ हो गया है, सी का हमारा फर्स्ट, तो हमारा फोर्थ यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे, तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटोफाइला हैव एनिमल शोविंग प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका इजी वे ये है, जब मैं बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड में पहुंची थी तो हमारी मैम थी, तो उन्होंने मेरे को वो मतलब उन्होंने मेरे को बस उस टाइम पे बोला था कि जो एनिलिड्स होते हैं उनमें सबसे पहले जो है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आइडेंटिफाई किया गया था। तो उस टाइम से ही मैं कभी इसको भूली नहीं हूँ। तो इसमें हमारा आता है
एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मतलब इसने ये नहीं पूछा कि क्लोज होता है या ओपन होता है, तो आर्थ्रोपोड्स भी, इकाइनोडर्म्स भी, मोलस्क भी। तो एनिलिडा के बाद जितने भी फाइला हमारे आते हैं उन सब में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नोडुलेशन इन रूट्स। ये काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या होता है, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें ये रहता है कि भाई हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और थोड़ा सा मेमोराइज रखना है ताकि ऑप्शन दिखे और हम टिक कर दें। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एजिटोबैक्टर दिया है और राइजोबियम दिया है। हमें पता है कि दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, बट जो एजिटोबैक्टर होता है वो क्या होता है, वो फ्री लिविंग सोइल बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है पर वो फ्री लिविंग है। और राइजोबियम क्या है, नोड्यूल्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट के। तो यहाँ पे अगर आपको सेकंड ऑप्शन नहीं भी पता तो आपको पता है ए करेक्ट है। ए सी का कॉम्बिनेशन आपको, आपने ये कभी नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पजल हो जाओगे। तो जो फ्रेंकिया होता है वो भी हमारा किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट की नोडुल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ए एंड डी, ए एंड डी। और जो हमारा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक ऑप्शन जो रह गया है रोडोस्पाइरिलम का, तो ये स्पाइरिला होते हैं जिनकी शेप, स्पाइरिलम शो करते हैं ये, जिनकी शेप इस तरह की होती है और इनमें ग्रुप ऑफ मतलब वो फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एन एरोबिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ना कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तीनों बाकी ऑप्शन करते हैं बट जो एजिटोबैक्टर होता है वो फ्री लिविंग है और ये दोनों नोड्यूल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है ए एंड डी। एम आई आर एन ए की बात करें तो एम आई आर एन ए कैन, देखो वैसे एम आर आई एंड आर एन ए जो है वो कभी भी जीन एक्सप्रेशन नहीं करता, वो जीन को सुप्रेस ही करता है। अब अपने ओरिजिन का या डिफरेंट ओरिजिन का वो बस सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा डज नॉट प्ले एनी रोल इन जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्रोप्रिएटली सस्टेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर एन ए बींग द इनिशियल जेनेटिक मटेरियल। तो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग दिस, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, सेल्फ सप्लाइसिंग जो प्रॉपर्टी आरएनए की, वो उसको जेनेटिक मटेरियल की के लिए जो फर्स्ट हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो माना जाता है कि आरएनए है, तो उसके लिए सूटेबल है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम प्राइमेज इन डीएनए रेप्लिकेशन, वो भी ठीक है कि आरएनए पहले फॉर्म होता है फिर उसके बाद प्राइमेज प्राइमर का काम करता है वो डीएनए के रेप्लिकेशन में। फोस्फोरिलेशन ऑफ क्रिएटिन टू फोर हाई एनर्जी क्रिएटिन फोस्फेट मोलिक्यूल, ये भी कहीं हद तक ठीक है। पर जो ये इन्वॉल्वमेंट है मोलिक्यूल्स की लाइक एनएडी और एफएडी इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस, आई एम नॉट एग्री विद दिस, सो आई एम नॉट श्योर इन दिस question, but from my side its answer will be second. If you know the answer please write in the comment box given below, as I'm also a human beings, I can also do mistakes. Next है हमारा 99 क्वेश्चन, उसमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द पार्ट ऑफ एनी किडनी ट्यूबल ट्यूबल नहीं ट्यूब्यूल एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये इजी क्वेश्चन है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो दिया है उससे हम बता सकते हैं। जो हैनले लूप है उसके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा सेकेंड ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करता है। जो हमारा ग्लोमरुलस होता है वो क्या करता है, वो हमारा यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का, क्योंकि पहले सबसे पहले उसी में आता है ब्लड। फिर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल पीसीटी की मैं बात करूँ सी की, तो वो क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इसमें होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल की बात करूँ तो सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है और पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, सॉरी यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन अटेम्प्टेड टू बी क्योर्ड ड्यूरिंग यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। तो ये सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसमें एडीए एंजाइम का यूज़ करके हम क्योर कर सकते हैं डिजीज़ को। और बाकी अगर हम देखें डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दोनों ही जो हमारे सिंड्रोम हैं ये हमारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं, तो क्रोमोसोम को हम चेंज नहीं कर सकते। एड्स हम एड्स का अभी तक इलाज नहीं मिला तो इसको भी हम क्योर नहीं कर सकते, तो हम सीवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी इसको एडीए एंजाइम की ट्रीटमेंट से हम यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल एंजाइम इंड्यूस किया जा सकता है पेशेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन एन एपिटोप। एपिटोप एक्चुअली क्या होता है, जो भी एंटीजन होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो बी सेल्स प्रेजेंट होती है, टी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उसको एज ए फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करती हैं। तो जो इसके अगेंस्ट अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूँ जो इस एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती हैं उनको बोला जाता है पैराटोप।
तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है पैराटोप और एपिटोप। एपिटोप एंटीजन में का होता है पार्ट और पैराटोप एंटीबॉडी का होता है। तो यहाँ पे ये किसका रीजन है, एंटीजन का, डेट इलिसाइड सिक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, क्योंकि हमें पता है कुछ स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें पूछा गया चूज एन इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, इनकरेक्ट यही है। यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ऑब्वियसली इजिली अवेलेबल भी होनी चाहिए और इफेक्टिव और रिवर्सिबल भी होनी चाहिए, बट ये कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इज द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। अगर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की बात करें तो हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है जब तक जो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रो करती रहती है। पर एक टाइम आता है जब हमारे थ्रेशोल्ड आ जाता है और हम बोलते हैं कि हमारा आ जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आई फॉरगेट द नेम। और यहाँ पे बोला जाता है कि भाई हमारी लिमिटिंग फैक्टर्स आ गए हैं, लिमिटिंग कैपेसिटी आ गई है और ऑर्गेनिजम्स के बीच में यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है। तो ये जो इसने बोला लॉन्ग पीरियड जो होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज का पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में, वो रियल नहीं होता, आर नॉट कॉमन इन रियल वर्ल्ड, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करी जाएगी कंपटीशन बढ़ जाएगा, फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्पेस की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एस। जब राइबोसोम जो होता है हमारा, जैसे 60 और 40 यूनिट हमारी और 30 और 50 यूनिट हमारी 70s में और 80s में, और इनके भी पार्ट्स 23s 18s ये सब, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये जब सेपरेट किए जाते हैं तो स्वेडबर्ग यूनिट वहाँ पे आती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है। तो ये क्या करती है, ये मेज़र करती है डेंसिटी को और साइज को। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन, द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय कैलोट्रोपिस, विच इज कैलोट्रोपिस एक प्लांट है, ठीक है, विच इज यूज्ड बाय इट अगेंस्ट द ब्राउजिंग ऑफ कैटल्स एंड गोट्स। तो ये प्लांट है, खुद को प्रोटेक्ट करता है कि इसको ना फीड करें कैटल्स और गोट्स। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जो है इंजाइम क्रिएट करता है और वो इंजेक्ट हो जाता है एनिमल की बॉडी में जैसे वो उस पर फीड करता है। सेकेंड है, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, टिफ्लोसोल इन एन अर्थवॉर्म लाइज बिटवीन। यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया, वैसे तो 23rd से 25th सेगमेंट में लाई करता है, तो यहाँ पे 23rd से 25th सेगमेंट में लाई करता है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यही होना चाहिए क्योंकि कोई भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग फाइला विद द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन ईच ऑफ देम। अगर मोलस्क की बात करें तो उसमें रेडुला मिलता है जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। मोलस्क हमारे रेडुला प्रेजेंट होता है। नाइडेरिया की अगर मैं बात करूँ तो इनमें हाइपोस्टोम होता है। अगर काइनोडर्मेटा की बात करूँ तो इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोडा में मालफिशियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है अगर कॉकरोच वगैरह में हम देखा हो तो, और हाइपोस्टोम में ऐसे प्रेजेंट होता है हमारा। और रेडुला हमारे थिक लेग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मालफिशियन ट्यूबल्स भी पता होगा। वाटर वस्कुलर सिस्टम हमारा किस में प्रेजेंट होता है, काइनोडम्स में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए का हमारा 5th है, और हमारा बी का हमारा 4th है, यस, और हमारा सी का हमारा 2nd है हाइपोस्टोम नाइडेरिया, और हमारा फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ मैं तो इसमें पूछा गया है स्पॉट द ओड वन आउट, मतलब इनमें से अलग बताना है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स भी प्रेजेंट होता है, वेजाइना वाला रीजन जो होता है, फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होती है ओवेरी वाले रीजन में जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और एट्रम ऑफ टर्शरी फॉलिकल ये भी प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम जो होता है वो तब फॉर्म होता है जब हमारा स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स फॉर्म होते हैं, तो एक्रोसोम स्पर्म में फॉर्म होता है, स्पर्म की प्रोसेस है। तो ये हमारा ओड आउट है यहाँ पे। नेक्स्ट है एन एपोमिक्टिक डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द एग ऑल ऑफ एन अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन इज कॉल्ड। देखो जो एपोमिक्टिक डिप्लॉयड जो एम्ब्रियो डेवलप होती हैं वो उस प्रोसेस को बोला जाता है एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन बोला जाता है। इसमें जो एम्ब्रियो सैक होता है वो डेवलप होता है डिप्लॉयड मेगा स्पोर से। मेगा बोला जाता है हमारा ओवेरी को, और जो माइक्रो होता है वो स्पोर हमारा होता है पोलन ग्रेन्स वगैरह। तो मेगा स्पोर से डेवलप होती है विद ऑल इट्स कंपोनेंट लाइक द एग सेल से भी, एग सेल सिनर्जर सब कुछ होता है उसमें, द एंटीबॉडल्स टू बी डिप्लॉयड। इफ एनी वन और ऑल ऑफ दीज सेल्स अंडरगो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक विल गिव राइज टू डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो यहाँ पे इसने बोला अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है न्यूक्लियर ओरिजिन से। तो एक टर्म आती है इसमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ये एक प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप होती है डायरेक्टली या तो न्यूक्लियस से या फिर इंटेगुमेंट से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि जो पोलिनियम है, द पोलिनियम कैन बी कैरेक्टरिस्टिकली ऑब्जर्व इन। जो पोलिनियम होता है वो मास होता है पोलन ग्रेन का ऑफ ओनली वन एंथर, मतलब बहुत सारा पोलन ग्रेन्स एक ही एंथर के, उसको बोला जाता है पोलिनियम कंडीशन। ये बेसिकली देखी जाती है ऑर्चिड में और मिल्क वेड के स्पीसीज में। तो यहाँ पे ऑर्चिड आई जो ऑर्डर है वो यहाँ पे ऑर्चिड का है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेकेंड। IUCN इज आल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए ट्रेट वाज फाउंड टू बी प्रेजेंट ओनली अमंग मेल्स ऑफ ए फैमिली पेडिग्री। तो वो क्या होगी, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस होगी, क्योंकि अगर मेल इन्फेक्टेड है और आगे फर्दर भी वो मेल को ही इन्फेक्ट कर रहा है तो वो वाई क्रोमोसोम लिंक्ड